तो बच्चों, अगर आप लोगों ने सेमीकंडक्टर की थ्योरी रिवाइज कर ली हो, जो कि आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट में दिखी होगी पार्ट 1 के नाम से, तो उस पर बेस जरा देखें कि किस किस तरीके के सवाल आज तक पूछे गए हैं। जैसे कि आपके सामने है सवाल नंबर 1, चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कोई एक गलत है। तो आप देख सकते हैं कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, ये बात तो ठीक लिखी है। सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर। जी हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप हो तो इंसुलेटर ही कहेंगे आप। इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी के, तो इसीलिए रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। और आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सेमीकंडक्टर्स की, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। पर इन्होंने कहा रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज, मतलब सी ऑप्शन में जो लिखा है वो गलत लिखा है। और वो भी यही कह रहे हैं कि गलत किस स्टेटमेंट में लिखा है, इसीलिए मैं इस सवाल का आंसर चूज कर रहा हूं सी। आप देखिए डी तो बिल्कुल ठीक लिखा है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। तो जी हाँ, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, carbon, silicon and germanium atoms have 4 valence electrons each. Their valence and conduction bands are separated by energy band gaps. Which one of the following relationship is true in their case? Okay, तो आपको यहाँ पे बैंड गैप कंपेयर करना है किस किस का, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का और कार्बन का। बच्चों, जर्मेनियम का एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिर्फ इस सवाल का आंसर ही मत दीजिए, इस पर और क्या क्या पूछा जा सकता है उस पर भी ध्यान दीजिए। तो इनके बैंड गैप पूछे जा सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के। जर्मेनियम का 0.7 होता है, सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि कार्बन का नियरली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा इसमें कार्बन का है, एनर्जी गैप सबसे बड़ा कार्बन का है, उसके बाद सिलिकॉन आता है और उसके बाद बच्चों आता है जर्मेनियम। तो ऐसा जहां पर भी लिखा है फिर उस ऑप्शन को चूज कर लीजिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैं ए चूज करूंगा, कार्बन का सिलिकॉन से बड़ा है। जी हाँ, इसके अलावा और कोई भी बात सही नहीं लिखी किसी भी ऑप्शन में। देन लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे हैं कि इन सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर। चलिए पढ़ते हैं चारों ऑप्शन। तो सेमीकंडक्टर्स में रूम टेम्परेचर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कहता है वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। तो आप जानते हैं बच्चों कि T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर, T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब उनके कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ऐसा कब होता है? 0 केल्विन पे, लेकिन वो रूम टेम्परेचर बोल रहा है। तो रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे, वैलेंस बैंड के कुछ बॉन्ड्स टूटे होंगे, तो वैलेंस बैंड में कुछ वैकेंसी आ गई होंगी, कुछ होल्स आ गए होंगे और कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे। तो पहला स्टेटमेंट ही मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है, वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी हो गया होगा और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल। लेट्स सी, और कोई स्टेटमेंट तो सही नहीं है। सेकंड कहता है वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ बॉन्ड्स टूटे होंगे। तीसरा कह रहा है वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। नहीं। तो बी सी डी तो एक ही बात कर रहे हैं कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है
और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, जबकि ऐसा नहीं होगा, वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी हो चुका होगा और कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड हो चुका होगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल कहता है बच्चों की कार्बन एंड सिलिकॉन both have same lattice structure having 4 bonding electrons in each. However, C is insulator whereas Si is intrinsic semiconductor. This is because, तो बच्चों एक बात तो मैंने अभी बताई थी कि कार्बन का जो बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है ना, जबकि सिलिकॉन का आप देखिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इसके अलावा देखें क्या यही बात लिखी है, कोई और इससे भी बढ़िया बात यहाँ पे लिखी हुई है। लेट्स सी, जैसे फर्स्ट ऑप्शन कहता है इन केस ऑफ कार्बन द वैलेंस बैंड इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। In case of carbon, the valence band is not completely filled at absolute temperature. ये है first statement। दूसरा है in case of carbon, the conduction band is partially filled even at absolute temperature. थर्ड ऑप्शन कहता है 4 bonding electrons in case of carbon lie in the second orbit whereas of silicon they lie in the third. और आखिरी कह रहा है कि कार्बन लाई इन द थर्ड ऑर्बिट वेयर इज फॉर सिलिकॉन दे लाई इन द फोर्थ ऑर्बिट। ओके, तो बच्चों अगर मैं जैसे कार्बन की बात करूं तो कार्बन के लिए मुझे कहना चाहिए 1s2 2s2 2p2 है ना, कार्बन कार्बन 6 के लिए। और Si सिलिकॉन 14 के लिए अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मुझे कहना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली लाइन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट, है ना। देखो यहाँ पे ये जो 4 हैं इसके कार्बन के 2 और 2 4, ये किस में आ रहे हैं, सेकंड में, 2s2 2p6 सेकंड में। जबकि सिलिकॉन के किस में आ रहे हैं, ये 4 2s में और 2p में, 3 में, देखो 3s2 3p2। तो सिलिकॉन वाले आ रहे हैं थर्ड में और कार्बन वाले आ रहे हैं सेकंड में। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, सी स्टेटमेंट सही हुआ। ये तो जानते हो ना 1s2 2s2 2p6 कैसे लिखा जाता है। ओके, अगले सवाल पे चलें। एट एब्सोल्यूट जीरो, तो मेरे ख्याल से ये बात कई बार बताई जा चुकी है ना, इसको टिक करके आगे बढ़े। इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा सिलिकॉन इस पे। सिलिकॉन मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन लैटिस। ओके, अगला सवाल। फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर समझते हो ना कि टेट्रावैलेंट में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी तो पी टाइप बन जाएगा, मतलब होल्स जो हैं वो कंसंट्रेशन में ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, जी नहीं वो एन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, जी नहीं वो एन टाइप में होते हैं। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राईवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है, यही स्टेटमेंट इसका सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन मेजर चार्ज कैरियर होते हैं जबकि होल माइनर चार्ज कैरियर्स होते हैं और डोपिंग पेंटावेलेंट से की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, हाँ बात ठीक है, कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट। तो परफेक्ट लिखा है ए स्टेटमेंट। जरा देखें बी में क्या लिखा है, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, गलत बात है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, सही है। एंड ट्राईवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये गलत बात हो गई, पेंटावेलेंट से डोपिंग होनी चाहिए। डी ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर, गलत बात है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। इसका मतलब सिर्फ ए स्टेटमेंट ही इसका सही लिखा है। आगे, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडिड टू जर्मेनियम, बच्चों अगर जर्मेनियम में हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी डाल दिया तो फिर क्या होगा, इट बिकम्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। नहीं ना, आप जानते हैं ना बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, सॉरी गैलियम, है ना, तो ये होते हैं आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए तो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डालनी चाहिए।
द एंटीमनी बिकम एन एक्सेप्टर एटम। नहीं, देखो एंटीमनी जो है ना वो पेंटावेलेंट है। एंटीमनी कैसा है? पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट जो है वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाएगा, इसलिए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को डोनर एटम भी कहते हैं। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को, जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है, उसको एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं। तो वो कह रहा है एंटीमनी एक्सेप्टर है? नहीं, वो डोनर है। तो वो कह रहा है देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर। मतलब अगर हम एंटीमनी जर्मेनियम में डाल दें तो कुछ ऐसा बनेगा कि होल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अगर आप एंटीमनी जर्मेनियम में डाल देंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी टेट्रावेलेंट के साथ डाल देंगे, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनेंगे। इसके बाद बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल क्या है जरा देखिए। प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ Ne एंड NH। जानते हैं ना आप कि Ne, NH और Ni बराबर होते हैं जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। और कंसंट्रेशन जो है वो होती है 1.5 इंटू 10⁻16। तो ये Ni की वैल्यू हो गई, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन हो गई 1.5 इंटू 10⁻16। और बच्चों ये कभी बिगड़नी नहीं चाहिए। मतलब Ni डोपिंग के बाद जितना हो और Ni डोपिंग के बिना जितना हो वो सेम होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो डोपिंग के बाद भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि Ne और NH का अमाउंट कुछ ऐसा हो कि Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ये इक्वेशन बना रहे। तो जब तक डोपिंग नहीं की थी तो Ni ये था। आगे कह रहा है डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH टू दिस वैल्यू। तो NH की वैल्यू डोपिंग के बाद हो गई 4.5 इंटू 10⁻22। ये हो गया। ओके, तो वो कह रहा है द डॉप्ड सेमीकंडक्टर इज ऑफ। तो डॉप्ड सेमीकंडक्टर क्या होगा? ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहले क्या था कि आप जानते हैं कि जब वो प्योर सेमीकंडक्टर था, थोड़ा सा समझिएगा कॉन्सेप्चुअल, जब वो प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं थी, तो ऐसे केस में Ne हो चाहे NH हो वो Ni के बराबर होता है। इसका मतलब चाहे Ne हो चाहे NH हो, वो अगर Ni के बराबर होता है, और Ni 1.5 इंटू 10⁻16 था, ये था। और आपने आफ्टर डोपिंग क्या कर दिया है? डोपिंग के बाद आपने NH को कर दिया है 4.5 इंटू 10⁻22, जबकि NH था कितना? NH भी इतना ही था और Ne भी इतना ही था। तो देखो NH ये हुआ करता था 10⁻16, अब NH हो गया 10⁻22, मतलब NH बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? NH। नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए हैं। अगर नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए हैं तो भैया ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया है। पहली बात तो क्या बन गया है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब जिस जिस ऑप्शन में ये लिखा है कि एन टाइप बन गया है, पहले तो उसको हटा दो। अब आपको ए और सी में से चूज करना है। तो पी टाइप तो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी? तो मैंने कहा ना कि चाहे डोपिंग हो चाहे डोपिंग ना हो, Ni सेम रहना चाहिए। और डोपिंग के बाद भी Ne और NH का प्रोडक्ट Ni स्क्वायर के बराबर बना रहना चाहिए। और थर्मल इक्विलिब्रियम Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। आप Ni ढूंढ रहे हैं तो आप कह दीजिए Ni स्क्वायर अपॉन NH। तो Ne कितना होगा आफ्टर डॉपिंग? तो Ni तो वही रहना चाहिए 1.5 इंटू 10⁻16, ये तो वही रहना चाहिए। और NH अब कितना हो गया है डोपिंग के बाद? 4.5 इंटू 10⁻22। तो आप देख सकते हैं ना, ऊपर 1.5 इंटू 1.5 है, नीचे 4.5 है, और ऊपर 10⁻32 है और नीचे 22 है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके आपके पास ऊपर 32 नीचे 22, तो ऊपर 10 और साथ साथ ऊपर 2.25 नीचे 4.5। तो ये नियरली 5 इंटू 10⁻9 ए आपका सही आंसर होगा। पी टाइप होगा जहां Ne की ये वैल्यू होगी। ओके, अगला सवाल। Which one of the following statement is false? Which one of the following statement is false? तो इनमें से गलत स्टेटमेंट मैं चूज करूंगा। ये कलर हमने कर लिया चेंज। तो बच्चों को कह रहा है गलत वाला चूज करना है। प्योर सिलिकॉन मतलब इंट्रिंसिक
प्योर सिलिकॉन देन डोप्ड, फिर डोपिंग कर दी विद ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट के साथ डोपिंग कर दी, ठीक है, तो पी टाइप बन जाएगा, गिव्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, हाँ ये लिखा है तो सही लिखा है जी पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर होल्स, जी नहीं, आप जानते हैं एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो गलत स्टेटमेंट चूज करने के लिए कह रहा था, मुझे मिल गया बी ही गलत है। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल कह रहा है इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ मटेरियल शोन हियर द ओपन सर्कल्स एंड फिल्ड सर्कल्स डेनोट होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली, द मटेरियल इज, तो ये कैसा मटेरियल होगा? आप देखो कितने ज्यादा होल्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको भी नजर आ रहे हैं क्या? देखो मुझे तो बहुत नजर आ रहे हैं, देखो ये तो, ये फील्ड देखो ना, ये फील्ड थे, पूरा डार्क बना हुआ था यहाँ पे, और बाकी सर्कल देखो होलो छोड़ रखे हैं, ये होलो है, देखो ये ऐसे, ये होल है ऐसे, ठीक है, मतलब जब ऐसे खाली ऐसे बना दिया जाता है ना तो वो होल है, और अगर ऐसे बनाया जाए तो वो फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो कि कितने ज्यादा होल्स हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन देख रहे हो कितने हैं, सिर्फ दो। तो कंडक्शन बैंड में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स हैं, इसका मतलब एन छोटा है एन एच बड़ा है, मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका आंसर ये हुआ। चलो आगे, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ करंट, तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, ये एक्चुअल प्रीवियस ईयर करा रहा हूं बच्चों, ऐसा नहीं आसान आसान, जो सवाल पेपर में आते हैं वही करवा रहा हूं, देखो आए हुए सवाल करवा रहा हूं ना। अगला सवाल देखो, तो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग when added as an impurity into the silicon produces n type, तो सिलिकॉन क्या है, टेट्रावेलेंट, क्या बनाना है, n टाइप, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालनी है, तो सवाल ये बन गया कि इनमें से पेंटावेलेंट कौन है, तो भाई साहब ये फास्फोरस पेंटावेलेंट है, फास्फोरस पेंटावेलेंट है, तो आंसर हो गया इसका फास्फोरस। टू ऑब्टेन अ पी टाइप जर्मेनियम, जर्मेनियम से बनाना है पी टाइप, ठीक है जी, तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल दो, तो आप जानते हैं ना ट्राइवेलेंट में कौन कौन सी आएंगी, ठीक है, एल्यूमिनियम डाल दो, बोरोन डाल दो, इंडियम डाल दो, ये देखो इंडियम ये रहा, ओके, तो ए आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, when arsenic is added as an impurity to silicon, सिलिकॉन में आर्सेनिक डाल दिया, आर्सेनिक क्या है, पेंटावेलेंट, NPAS, एंटीमनी, जानते हो ना, तो आर्सेनिक ये डाल दिया, ये तो ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल दी, तो क्या बन जाएगा, पेंटावेलेंट डाल दिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तुम बिना मतलब शोर मचाते रहते हो, सर ये मुश्किल चैप्टर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुश्किल कैसे है। when n type semiconductor is heated, when n type semiconductor is heated, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज वाइल दैट ऑफ होल्स डिक्रीज, देखो वो ये नहीं पूछ रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं कौन से कम होते हैं, ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर हीट करो। बच्चों जब हीट करोगे तो बॉन्ड्स टूटेंगे, और जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही होल जनरेट होंगे, तो अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को हीट करोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही होल जनरेट होंगे, ऐसा कहां लिखा है, ऐसा डी ऑप्शन में लिखा है, इसलिए डी सही है। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर की, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कब बढ़ती है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो कम होती है, रिवर्स बायसिंग में बढ़ती है, जानते हो ना, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ जाती है रिवर्स बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस दोनों कम होते हैं। चलें अगले सवाल पे, बिल्कुल देखो पूरा थ्योरी में जो पढ़ा के आया हूं, जो आपने थ्योरी पहले देख ली है, अगर जो समरी नाम से एक वीडियो पढ़ी है तो सब कुछ उसी से ही रिलेटेड है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से ये सवाल प्यारे बच्चों आए हुए हैं। अगला सवाल, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, बैरियर पोटेंशियल जो है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, ओके, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करेगा,
अमाउंट ऑफ डोपिंग, तो देखो जी इसमें तो करेक्शन हो गया, दोनों में लिखा है अमाउंट ऑफ डोपिंग है ना। तो वैसे देखो बैरियर पोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल बैरियर है डिप्लीशन लेयर का वो किस बात पे डिपेंड करता है। तो एक तो बच्चों सेमीकंडक्टर की देखो टाइप पे डिपेंड करता है, वो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है। आप जानते हो ना कि जो एन टाइप है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पी पे कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है बेटा वो हमेशा किधर होता है, एन से पी की तरफ डिफ्यूजन होता है। तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस कितना है एन टाइप और पी टाइप पे, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि कितना अमाउंट ऑफ डोपिंग है। भाई जितनी ज्यादा डोपिंग की होगी एन टाइप में उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे कंसंट्रेशन में, जितनी ज्यादा डोपिंग की होगी पी टाइप में उतनी ज्यादा होल्स रहे होंगे, उतना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, तो उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। समझ रहे हो ना। तो डिफ्यूजन से ही तो वो पोटेंशियल बैरियर मतलब डिप्लीशन लेयर जो है क्रिएट होता है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करेगा, है ना। तो किस किस चीज पे डिपेंड कर देता है, मैं पूरा लिख देता हूँ, मैं करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ सी ऑप्शन लिख दो, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल एक तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पे जी हाँ डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे ना उतना इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो अगर कोई अपोज कर भी रहा है पोटेंशियल बैरियर डिफ्यूजन का, उसके बाद भी वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर कितना वीक है और कितना स्ट्रॉन्ग है, ये इसी बात से तो डिसाइड करोगे ना कि वो इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन को रोक पा रहा है या नहीं रोक पा रहा, और वो टेम्परेचर से रिलेटेड होगी बात। तो इन तीनों चीजों पर बैरियर पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो मैं कहूंगा ए बी और सी तीनों पे डिपेंड करेगा, तो मैं डी आंसर टिक करूंगा जिसमें कि मैंने एक स्टेटमेंट करेक्शन कर दिया था और वहां पे टेम्परेचर लिख दिया था। अगले सवाल पे चले। इन एन अनबायस्ड, बैटरी लगी हुई नहीं है बाहर से, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है। हायर होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन दैट देन दैट इन एन रीजन। जी हाँ, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और जो आपका पी रीजन है उसमें होल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अगला सवाल, इन अ पीएन जंक्शन हाई पोटेंशियल एट एन साइड एंड लो पोटेंशियल एट पी साइड। तो मुझे लगता है आप भूले नहीं होंगे, मैंने आपको बताया था कि ये पी है और ये एन है। तो जब इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ डिफ्यूज होते हैं तो इधर नेगेटिव आ जाता है और इधर पॉजिटिव। ओके, तो जो पी साइड है वो लो पोटेंशियल पे होती है, जो पी साइड है वो लो पोटेंशियल पे होती है और जो एन साइड है वो हाई पोटेंशियल पे होती है। और ऐसा ही उसने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट कहा उसने। मैं जा रहा हूं अगले सवाल पे। डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं, मोबाइल आयंस, ऐसे आयन होते हैं जो चल सकते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इमोबाइल आयंस। तो बच्चों डिप्लीशन लेयर में बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो फिर मोबाइल आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर तब बनते हैं और तब वो चलते हैं। लेकिन नॉर्मली वहां पे कोई भी चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे बॉन्ड बने हुए होते हैं, इमोबाइल आयंस हम कहेंगे, ये होता है वहां पे। और जब टेम्परेचर की वजह से कोई बॉन्ड टूट जाता है तो EH पेयर अगर जनरेट हो गया तो वो तुरंत ड्रिफ्ट कर दिया जाता है, वो उस जगह रुक नहीं सकता डिप्लीशन लेयर में। डिप्लीशन लेयर में वही रुकेगा जो इमोबाइल है, जो बॉन्ड वगैरह में इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन, वही रुकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप्लीशन लेयर इन द पीएन रीजन इज कॉज्ड बाय। डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है पीएन रीजन में, डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है। तो शायद मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप एक लेयर में पी टाइप और एन टाइप डोपिंग करेंगे तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बीच में क्या बन जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक ऐसी लेयर बन जाती है जिसमें कोई मोबाइल आयन नहीं रह सकता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दिया जाएगा और होल है तो शिफ्ट कर दिया जाएगा, उस जगह कोई भी मोबाइल आयन नहीं रह सकता, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उस लेयर को ही डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इसका मतलब डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स की वजह से पी टाइप और एन टाइप के बीच में जो चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन का डिफरेंस है उसकी वजह से ये बनती है। क्या मैं अगले सवाल पे चलूं बच्चों। अगला सवाल है बच्चों की पीएन जंक्शन डायोड में, इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। In a PN junction diode,
चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, मतलब हम हीट कर रहे हैं। सवाल का मतलब अगर मैं समझाऊं आपको तो ये हो रहा है कि आप हीट कर रहे हो और हीट करने से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? अफेक्ट ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस, क्या उससे रिवर्स रेजिस्टेंस अफेक्ट होगा? रिवर्स रेजिस्टेंस का मतलब कि रिवर्स बायसिंग में जब अगर हमने रिवर्स बायसिंग कर दी तो जो भी करंट फ्लो हो रहा है उस पे इम्पैक्ट आएगा, ओनली यही होगा। अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ओनली फॉर ओनली ओनली कह रहा है, ओनली ओनली है ना। सी में कह रहा है डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, अफेक्ट द ओवरऑल आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। देखो बच्चों, अगर आप रेजिस्टेंस को चेंज करोगे, अगर आप हीटिंग करोगे तो हीटिंग करने से क्या होगा बच्चों? हीटिंग करने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज होगी। कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के अमाउंट में भी चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन पे भी फर्क पड़ेगा। और क्योंकि डिप्लीशन लेयर में अमाउंट ऑफ चार्ज जो मोबाइल आयंस बॉन्ड टूटने से बन रहे हैं उस पे भी टेम्परेचर का इम्पैक्ट है। तो आप जानते हैं कि जो रिवर्स करंट होती है, जो ड्रिफ्ट करंट होती है, वो डिप्लीशन लेयर में जो चार्ज पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं उससे डिसाइड होती है, उसके अमाउंट से डिसाइड होती है। और जो आपकी डिफ्यूजन करंट होती है वो एन साइड से पी साइड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन हो रहा होता है उससे डिसाइड होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से डिसाइड होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप जानते हैं कि डिप्लीशन लेयर में बॉन्ड्स भी ज्यादा टूटेंगे और कम टेम्परेचर होगा तो नहीं टूटेंगे। ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगी और कम करोगे तो फिर उतनी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों पर ही इसका चेंज इन टेम्परेचर का इम्पैक्ट होगा। तो पूरा जो करंट और वोल्टेज का करेक्टरिस्टिक होता है, आप जानते हैं बच्चों की जो पीएन जंक्शन है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तो आईवी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, आईवी करेक्टरिस्टिक ये होगा। ओके, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए मैंने बनाया। और नीचे अगर मैं बना दूं तो ये ड्रिफ्ट करंट जो कि बहुत ही छोटी सी करंट होती है, तो ये आईवी करेक्टरिस्टिक है आपके पीएन जंक्शन का। और पूरे आईवी करेक्टरिस्टिक पे इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में जो आपने करंट बना रखी है, फॉरवर्ड बायसिंग की करंट और रिवर्स बायसिंग की करंट दोनों पे ही इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो बन रहे हैं डिप्लीशन लेयर में, जो EH पेयर आ रहे हैं उस पे भी फर्क पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे भी फर्क पड़ेगा। मैं चलूं अगले सवाल पे बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। तो वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस। तो बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग कहते किसको हैं, बस ये पता कर लीजिए। देखिए, जो पी टाइप है उसको पॉजिटिव प्लेट मतलब हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करना होता है, और एन टाइप को, जो एन टाइप होता है उसको लो पोटेंशियल से कनेक्ट करना होता है। इस बायसिंग को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और बच्चों ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, इसमें इधर होता है पी, इधर होता है एन, मतलब इधर पी की तरफ हाई पोटेंशियल होना चाहिए, एन की तरफ लो पोटेंशियल होना चाहिए, तब आप कहोगे कि फॉरवर्ड बायसिंग है। तो वो कह रहा है इनमें से किस ऑप्शन में फॉरवर्ड बायसिंग है, हमें ये देखना है। तो जरा देखें, जो आपका पहला ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ अगर आपको ना दिख रहा हो। देखो पहले ऑप्शन में उसने इधर लिख रखा है -4 और इधर लिख रखा है -3। बच्चों -4 और -3 में बड़ा कौन है? -3। -4 और -3 में -3 बड़ा है। इसका मतलब जिधर लो पोटेंशियल होना चाहिए उधर आपने लार्ज दे रखा है ना। इधर तो लो पोटेंशियल होना चाहिए, इधर हाई होना चाहिए, पर इधर हाई की जगह आपने लो दे रखा है। इसका मतलब ये तो नहीं है फॉरवर्ड बायसिंग। बात समझ में आ गई? फॉरवर्ड बायसिंग क्या है कि पी की तरफ हाई पोटेंशियल होना चाहिए, पी की तरफ हाई पोटेंशियल होना चाहिए और एन की तरफ लो पोटेंशियल होना चाहिए। देखो दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में इधर लिखा है -2 वोल्ट, इधर लिखा है +2 वोल्ट। तो भाई मैं कह रहा हूं ना, इधर लो पोटेंशियल होना चाहिए और इधर हाई। तो जिधर हाई होना चाहिए उधर तुमने लो दे रखा है, जिधर लो होना चाहिए उधर हाई दे रखा है। तो ये भी तुम्हारा फॉरवर्ड बायसिंग नहीं है, ये भी रिवर्स बायसिंग है। तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में देखो यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा है, शाबाश, और यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा है, फिर गड़बड़ कर दी। 3 और 5 में बड़ा तो 5 है ना, तो जिधर लो पोटेंशियल होना चाहिए उधर 5 मतलब बड़ा दे दिया, जिधर हाई पोटेंशियल होना चाहिए उधर छोटा मतलब 3 दे दिया, फिर गड़बड़ कर दिया। देखो सुन ही नहीं रहे हो तुम मेरी बात। आखिरी ऑप्शन देखो, आखिरी ऑप्शन में इधर लिखा हुआ है 0 वोल्ट और इधर लिखा हुआ है -2 वोल्ट। बोलो 0 और -2 में तो 0 ही बड़ा है ना, तो देखो लार्ज और -2 मतलब स्मॉल। इस बार सुनी तुमने बात, देखो तो जिधर लो पोटेंशियल चाहिए उधर स्मॉल है और जिधर हाई पोटेंशियल चाहिए उधर हाई है। तो जी हाँ, ये फॉरवर्ड बायसिंग है, इसलिए डी होगा इसकी करेक्ट चॉइस। एक्चुअल प्रीवियस ईयर है, देख रहे हो फ्री के नंबर होते हैं इस चैप्टर के। अगला सवाल,
अगला सवाल है बच्चों, इन द गिवन सर्किट टू आइडियल डायोड्स। बच्चों आइडियल डायोड समझ लो पहले क्या होता है। आइडियल डायोड बच्चों, आइडियल डायोड वो होता है जो फॉरवर्ड बायसिंग में जीरो रेजिस्टेंस दिखाता है। आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में जीरो रेजिस्टेंस दिखाता है और रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट। आइडियल डायोड अगर कभी लिखा हो तो समझ लेना इस वर्ड का ये मतलब है कि फॉरवर्ड बायसिंग में जीरो रेजिस्टेंस और रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो उसने कहा इन द गिवन सर्किट टू आइडियल डायोड्स कनेक्टेड एज गिवन द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 इज। तो क्या सर्किट बना हुआ है जरा देखिए। यहाँ पर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यही R1 है, इसी में करंट पूछी जा रही है आपसे। और ऐसे यहाँ पर एक डायोड और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर बच्चों एक और डायोड इस तरह से लगा हुआ है और साथ में एक रेजिस्टेंस और है जो कि है बेसिकली 2 ओम। और आपसे कहा गया है करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 इस प्यारे बच्चों। अब देखो ये हाई पोटेंशियल है इधर, ये हाई पोटेंशियल है। आप पहले जरा डायोड पे आओ, डायोड पे बताओ, ये बैरियर की तरफ ये N है ना और इधर P है ना। ये बैरियर के साथ यहाँ पे क्या लिखा जाता है N और यहाँ पे क्या लिखा जाता है P। तो देखो पॉजिटिव प्लेट, हाई पोटेंशियल वाली प्लेट, बैटरी की हाई पोटेंशियल वाली प्लेट N से कनेक्टेड है, मतलब इसकी कौन सी बायसिंग हो रखी है, रिवर्स बायसिंग। इसकी हो रखी है रिवर्स बायसिंग। अगर इसकी रिवर्स बायसिंग हो रखी है और ये आइडियल है तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस 3 ओम के साथ सीरीज में है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्लस 3 इज इनफाइनाइट। मतलब इस रास्ते का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। किस रास्ते का, इस रास्ते का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। और जिस रास्ते पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है क्या उस पर करंट जा सकती है, नहीं ना। मतलब इस रास्ते पर कोई करंट नहीं जाएगी तो फॉरगेट इट, इसको भूल जाओ, इस रास्ते पर करंट नहीं जाएगी। और आप देखो इस वाले डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग है क्योंकि ये P है, देखो P हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है और फॉरवर्ड बायसिंग में ये जीरो रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो अब आप देखो कि करंट का फ्लो जो है वो पहले 2 ओम रेजिस्टेंस में गया, फिर 0 ओम में गया, फिर 2 ओम में गया और फिर इसका ये पाथ ऐसे क्लोज हुआ। तो करंट जिस पाथ पर चली उस पाथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 + 2 4 ओम, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, हर जगह सेम करंट है। तो इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो करंट देने वाला कौन है, करंट देने वाली ये बैटरी है और इसका ईएमएफ कितना दे रखा था 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट का ईएमएफ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 है, 10/2 या 5/2, दिस इज 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर मतलब ए इज द राइट चॉइस। बेसिक था ना। अगला सवाल देखो, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। बच्चों आइडियल डायोड कह दिया ना फिर से, मतलब अगर फॉरवर्ड बायसिंग है तो जीरो रेजिस्टेंस और रिवर्स बायसिंग है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ए बी इज, तो ए बी में कितनी करंट होगी। तो बच्चों देखना ऐसे बना हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। ये इस तरह से बना हुआ है डायोड, ये 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे है +4 वोल्ट और ये है -6 वोल्ट। ओके, क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि कितनी करंट का यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा। तो बच्चों ये तो क्योंकि उसने आइडियल कहा, आइडियल कहा, ये देखो हाई पोटेंशियल है इधर +4 और -6 में बड़ा कौन है, +4, तो इधर हाई है इधर लो है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग है। अगर फॉरवर्ड बायसिंग है तो ये इस टाइम कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा, 0। ये डायोड इस टाइम कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा, 0। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है तो आप कहोगे आई आर, कि जो भी करंट सर इसमें फ्लो कर रही है वो करंट मल्टीप्लाइड विद इसका रेजिस्टेंस, पर ये तो आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस तो 0 है, तो 0 × I 0, इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल का ड्रॉप 0 है। और इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है आई आर। तो मान लो आई करंट का फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस 1000 है तो आई आर मतलब 1000 आई, इतना ड्रॉप हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो +4 वोल्ट है और ये जो -6 वोल्ट है बच्चों, +4 और -6 का जो डिफरेंस है मतलब 10 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी पॉइंट के बीच में, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 10V। और ये 10V किसके बराबर, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट किसके बराबर होना चाहिए, ये 10 वोल्ट 1000 आई के बराबर होना चाहिए। बोलो क्यों, नहीं समझ में आई क्या बात, दोबारा बताऊं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कच्चे हो क्या तुम। सुनो
बच्चों ये बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? इस पॉइंट का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? -6 वोल्ट। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इनके बीच में डिवाइस लगी हुई है, उस डिवाइस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, मतलब जितना डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डिवाइस की वजह से ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आया 0, यहाँ पे कितना आया 1000 आई, मतलब इस 1000 आई की वजह से ही तो ये डिफरेंस है। तो 4 वोल्ट और -6 वोल्ट का डिफरेंस इस 1000 आई की वजह से है। तो 4 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ 10। तो 10 के बराबर होना चाहिए ये 1000 आई को। अरे समझ गए, अभी भी नहीं समझे? आई इज इक्वल टू 1/100 एम्पियर, मतलब 10⁻² एम्पियर आंसर हुआ टी। बोलो बात समझ में आई? अभी खत्म नहीं हुए हैं सवाल, इसी प्लेलिस्ट में आपको और भी अभी इसमें वीडियोस मिल जाएंगी सेमीकंडक्टर के सवालों की, और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके।